हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी गोल्ड सीरीज में ये अगला वीडियो चल रहा है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाई हाउ मच गोल्ड आई कैन होल्ड। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में, बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि भाई मैं कितना गोल्ड होल्ड कर सकता हूँ, मेरे पास में कितना गोल्ड हो सकता है जिससे मुझे इनकम टैक्स की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से तकलीफ ना हो। तो मेरे पास में कितना गोल्ड हो सकता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। और बहुत से लोगों से आपने सुना भी होगा, आपके सीए से या बहुत से लोगों से या मार्केट में वैसे भी, कि भाई 500 ग्राम तक एक लेडीज़ रख सकते हैं, या अनमैरिड है तो 250 ग्राम्स तक रख सकते हैं, या फिर अगर मेल है तो वो 100 ग्राम्स तक गोल्ड होल्ड कर सकते हैं, इतना अलाउड है। तो क्या है ये सारी चीज़ें है क्या? तो हम ये आज के वीडियो में यही समझने वाले हैं कि भाई मैं कितना गोल्ड होल्ड कर सकता हूँ, या मेरे पास मैं कितना गोल्ड होल्ड करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि भाई मैं कितना गोल्ड होल्ड कर सकता हूँ। तो दोस्तों, जो हमने सुना हुआ है अभी तक कि भाई इतने इतने ग्राम का गोल्ड मैं होल्ड कर सकता हूँ, मतलब 500 ग्राम फॉर वुमेन, 250 ग्राम मैरिड वुमन, 250 ग्राम फॉर अनमैरिड वुमन और 100 ग्राम फॉर मेल मेंबर। तो इतना गोल्ड हम होल्ड कर सकते हैं, इतने गोल्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम जनरल में सुनते हैं। तो ये है क्या, ये नंबर आए कहाँ से? तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, सीबीडीटी का एक इंस्ट्रक्शन इशू किया था 1994 में। मई 1994 में सीबीडीटी ने एक इंस्ट्रक्शन इशू कर दिया था कि भाई जब सर्च के लिए जाते हैं और वहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी वगैरह सीज करते हैं, वहाँ पे जब हम कॉमन में इसमें भी देखते हैं, पिक्चर मूवी में इसमें भी देखते हैं कि रेड मूवी हमने देखा है कि भाई जब रेड होती है तो वहाँ पे जो भी अनएक्सप्लेन चीज़ें मिलती है उसको सबको सीज कर लेते हैं। तो वहाँ पर जब जाते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन इसलिए इशू किया गया था कि भाई इस इंस्ट्रक्शन में ये बताया है कि भाई जब भी आप सर्च के लिए जाओ और वहाँ पर अगर गोल्ड सीज करना है, आपको गोल्ड अगर सीज करना है तो इतने लिमिट तक का अगर गोल्ड है कि भाई एक वो मैरिड वुमन के लिए 500 ग्राम, अनमैरिड वुमन के लिए 250 ग्राम और मेल मेंबर के लिए 100 ग्राम, इतना अगर गोल्ड है तो इसको सीज मत करो, इसको सीज करके लेके मत आओ, इसको सीज करके लेके मत आओ। उसके लिए मल्टीपल नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं कि भाई सब अगर ज्वेलरी ये कर लेंगे तो वो पहनेंगे क्या, कोर्ट जो अपना सर्च एंड सीजर का प्रोसीडिंग्स है वो कपल ऑफ ईयर्स में जाएगा, वो नंबर ऑफ मंथ्स में भी जाएगा। तो इतने दिन तक हम बिना ज्वेलरी के रहेंगे क्या, अगर सब कुछ अगर सीज कर लेंगे? तो इसमें मल्टीपल रीजंस थे। तो इसके लिए इन्होंने एक लिमिट सेट करके बताया कि भाई इतने नंबर तक आपने इसको सीज नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये जो नंबर था, ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन इसलिए, ये जब आया था इंस्ट्रक्शन इसलिए आया था कि भाई इतने नंबर तक आप सीज मत करो, सीज मत करो, जो भी हो मतलब जैसा भी हो उसको वैसा ही रहने दो। तो फिर इसमें आगे क्या, तो मतलब फिर इससे फर्क क्या पड़ रहा है? तो क्या मेरे लिए ये जो है, ये इतने अगर नंबर तक मेरे पास ज्वेलरी है और मेरे ऊपर अगर मेरे घर में अगर रेड हो जाती है तो क्या इतने ऊपर के इतने गोल्ड ज्वेलरी तक क्या सीज होगा? तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन इसमें दे दिया कि भाई नहीं, इतने अगर नंबर तक है 500, मान लेता हूं मैं कि भाई एक फैमिली है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ है और 2 किड्स है, एक लड़का है एक लड़की है। तो अब इनके हिसाब से 500 ग्राम्स तो मैरिड वुमन, 250 ग्राम अनमैरिड वुमन 750 हो गया, और दोनों मेल मेंबर सन और फादर दोनों मेल मेंबर के लिए 100 ग्राम हो गया। तो इस तरह से 950 ग्राम तक अगर गोल्ड है, गोल्ड ज्वेलरी है घर में, तो कोई सीज नहीं करेगा, इतने के ऊपर सीज नहीं करेगा। ये इंस्ट्रक्शन था और इसी को फॉलो करते हुए हमको ये नंबर्स मार्केट में पता है। तो क्या मैं इतना ही गोल्ड होल्ड कर सकता हूं? क्या मेरे पास में इतना ही गोल्ड हो सकता है क्या? तो नहीं, मेरे पास में कितना भी गोल्ड हो सकता है। ये जब इंस्ट्रक्शन आए तो बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे कि भाई इससे ज़्यादा हम होल्ड नहीं कर सकते, इतना ही गोल्ड होल्ड कर सकते हैं, इतना ही सीज नहीं होगा, बाकी सब डिपार्टमेंट लेके जाएगा, सब सीज कर देगा। तो ये चक्कर में फिर सीबीडीटी ने फिर से एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मतलब ये कुछ भी प्रेस रिलीज करना होता है तो इसके थ्रू, पीआईबी के थ्रू रिलीज होता है। तो उन्होंने फिर इसमें एक्सप्लेन किया, क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई आप इतना ही गोल्ड होल्ड कर सकते हो, इसके ऊपर का सब डिपार्टमेंट लेके जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो बस एक बेंचमार्क दे दिया कि भाई इतना तो भी छोड़ दो, इतना छोड़ दो कि भाई इसके ऊपर मत लेके जाओ, बट आप कितना होल्ड कर सकते हो ये 2 अलग अलग चीजें। कि भाई सीज करना है तो सीज करने के लिए इससे ऊपर होगा तो सीज कर लो, इसके नीचे है तो रहने दो, बस नोटिंग करके लेके आओ, इसको कुछ मत करो, इसको बस नोटिंग करके लेके आओ कि इतना हमने घर पे छोड़ रखा है, बाकी का सीज कर लिया है। बट इसके ऊपर है
तो सीज करके लेके आओ। बट फिर ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए क्लैरिफिकेशन दिया गया कि भाई नहीं, आप कितना भी गोल्ड होल्ड कर सकते हो, आप 100 किलो करना है 100 किलो करो, प्रोवाइडेड यू शुड हैव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मतलब मेरे घर में अगर रेड हो रही है और मेरे पास में 100 किलो गोल्ड है और मेरे पास में उसके बिल है, तो उसमें से एक भी ग्राम गोल्ड वो लेके नहीं जाएंगे, वो पूरा के पूरा गोल्ड मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि आई हैव एक्सप्लेनेशन। ये तो किन चीजों के लिए है कि भाई अनएक्सप्लेन्ड गोल्ड जो है उसके लिए इतना गोल्ड लिमिट के ऊपर का होगा तो लेके आ जाओ। अनएक्सप्लेन्ड है तो मतलब क्या, मेरे पास में विद इन, जो हमने फैमिली का एग्जांपल लिया 950 ग्राम के लिए, दो किड्स है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, एक गर्ल और एक बॉय। तो इनके लिए घर में अगर 950 ग्राम गोल्ड है, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई कहां से आया गोल्ड, ये जो ज्वेलरी कहां से आई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो क्या ये भी लेके जा सकते हैं क्या? वो नहीं। एक्सप्लेन हो या ना हो, मेरे पास में अगर सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन के विद इन लिमिट है तो वो गोल्ड को कोई सीज नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट वाले नोटिंग करके लेके जाएंगे कि भाई इतना है, बाद में आके एक्सप्लेन कर देना कि भाई कहां से आया। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ सीजर के लिए था, सीज करने के लिए था, ऐसा नहीं कि आप इससे ऊपर होल्ड नहीं कर सकते। इफ यू हैव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, यू हैव प्रॉपर रिकॉर्ड्स, तो आप 100 किलो क्या 1000 किलो भी गोल्ड रख सकते हो, आपके लिए कोई लिमिट नहीं। तो मतलब ये जो लिमिट दी गई है ये सर्च के हिसाब से कितना गोल्ड सीज होना चाहिए, कितने गोल्ड के ऊपर का गोल्ड सीज होना चाहिए उसके लिए है। तो मतलब इतनी ज्वेलरी आप छोड़ दो, बेसिक है ये, इतना छोड़ दो और ऊपर का आप सीज कर लो। और अगर एक्सप्लेनेशन है तो इसके ऊपर का भी छोड़ दो, एक्सप्लेनेशन है तो इसके ऊपर का भी छोड़ दो। अगर 100 किलो के लिए एक्सप्लेनेशन है तो 100 किलो छोड़ के आ जाओ, आपको कोई ये नहीं करना है, नोटिंग करके तो लाने ही वाले हैं। तो इस तरह से मैं कितना गोल्ड होल्ड कर सकता हूं, तो अनलिमिटेड गोल्ड होल्ड कर सकता हूं। मेरे लिए जो नंबर्स आए हैं ये किस कारण से आए हैं? सीजर के लिए आए हैं कि भाई कितना सीज हो सकता है अगर सर्च होता है तो। अब क्या इस लिमिट के ऊपर अगर गोल्ड है तो क्या ऑफिसर उसमें स्टैंड ले सकता है कि भाई नहीं चलो ठीक है, इसके ऊपर का भी मैं सीज नहीं करता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल एक हमारी फैमिली है और एक अंबानी की फैमिली है। अंबानी की फैमिली और हमारी फैमिली, हमारे घर पे रेड हो गई, हमारे घर में निकला 600-700 ग्राम का गोल्ड, और अंबानी के घर में रेड हो गई और वहां पे मिनिमम 250 किलो गोल्ड निकल गया। तो क्या वो वहां पर भी सेम लिमिट अप्लाई कर देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए आगे कुछ जजमेंट्स आए कि भाई ये जो इंस्ट्रक्शन है ये तो क्लैरिफिकेटरी इंस्ट्रक्शन थे कि भाई इतना है तो छोड़ दो, पर क्या इसके ऊपर का भी छोड़ सकता है ऑफिसर? तो हाँ, छोड़ सकता है, अगर उनके पास में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि भाई अरे उनकी शादी हुई है और वो वैसी फैमिली है कि भाई वहां पर तो 2-4 किलो गोल्ड तो ऐसे ही बन गया होगा, शादी में एंगेजमेंट में 2-4 किलो गोल्ड बन गया होगा, 2-5 किलो तो क्या मैटर करता है उनके लिए। तो अगर फैमिली का स्टेटस वैसा है, अगर उनका आईटीआर वैसा है, अगर वो वेल्दी स्टेटस में बिलोंग करते हैं या फिर ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं वहां पे गोल्ड का बहुत कल्चर है, जैसे साउथ फैमिलीज वगैरह है तो साउथ में वगैरह गोल्ड का बहुत कल्चर है, तो वहां पे कुछ हो ना हो गोल्ड का बहुत चीज होता है। तो इस तरह से अगर फैमिली बैकग्राउंड वैसा है, अगर बाकी करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स अगर वैसे है या रिलेटेड फैक्टर्स अगर ऐसे हैं, फैमिली स्टेटस है, कम्युनिटी है उनका, तो अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं तो इससे ऊपर का भी गोल्ड अगर है तो वो बिना सीज किए भी जा सकते हैं, सीज किए करने के लिए। अब हमारे लिए हम सारी ये चीजें जो हैं ये नंबर्स के रिलेटेड सीजर के लिए बात कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर अगर है हमारे पास में तो हम सीज नहीं करने वाले हैं। बट व्हाट अबाउट कि भाई मैं कितना गोल्ड होल्ड कर सकता हूं? अभी सीजर मेरे पे ऊपर थोड़ी रेड होने वाली है, मैं कोई 100-200 करोड़ तो कमाने वाला हूं नहीं कि भाई 100-200 500 करोड़ 1000 करोड़ की पार्टी है तो उनके ऊपर रेड हो रही है। हम तो कॉमन मैन है, मिडिल मैन है। कॉमन मैन के लिए या मिडिल फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए कहां से मेरे लिए रेड होने वाली है? तो फिर मेरे लिए क्या कंसर्निंग है? तो हमको वो पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि भाई मैं कितना गोल्ड होल्ड कर सकता हूं। अब ये यहां पर अगर हम देखें कि भाई सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन में ये एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई इससे ऊपर अगर है तो सीज करके लेके आओ, इसके बिलो है तो सीज मत करो। अब यहां पर क्या ये विद इन लिमिट जो है मेरे पास में, अगर वो फैमिली का एग्जांपल लिया 950 ग्राम का गोल्ड ज्वेलरी है, तो क्या ये ग्रांट हो जाएंगे क्या कि भाई नहीं अभी ये इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है? नहीं, इसमें
दो व्यूज है। ये सारा जो है ये इंस्ट्रक्शन आ गया और उसके बाद में सारा लॉ जो है वो जजमेंट ड्रिवन है कि भाई सारे कोर्ट केसेस चले और कोर्ट केसेस में से एक 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 एक, एक रिजल्ट आए। तो उन कोर्ट केसेस में ऐसा हुआ कि भाई कुछ जो जजमेंट्स ऐसे आए कि भाई उन्होंने ये बताया कि भाई नहीं, ये जो लिमिट सेट की है ये सिर्फ सर्च के लिए है और सीज करने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रांटेड हो गए कि भाई हाँ 950 ग्राम तक का गोल्ड अगर है तो मुझे सोचना ही नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री हूं, मैं बस बिंदास हूं, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ कोर्ट्स ने जजमेंट दिए। फिर दूसरे कोर्ट्स ने ये जजमेंट दिया कि भाई ये लिमिट क्यों सेट किया गया। ये लिमिट तो इसके लिए सेट किया गया कि भाई अगर शादी में कोई शादी होके आया ही है, कोई लड़की आई है घर में और उसके पास में कोई गोल्ड ज्वेलरी पहन के आएगी, कि शादी में गोल्ड देना इज इंडियन ट्रेडिशन, जनरल ट्रेडिशन। और कुछ कुछ ट्रेडिशन में तो बहुत हेवी गोल्ड दिया जाता है। एंगेजमेंट है तो गोल्ड दिया गया है, शादी है तो गोल्ड दिया गया है, फिर मुंह दिखाई में गोल्ड दिया गया है, फिर उसके बाद में एनिवर्सरी पे गोल्ड दिया गया है। और बहुतों बार फैमिली से गोल्ड आते जाता है कि भाई मेरे दादी ने बहू को दे दिया, उसकी सास ने बहू को दे दिया, फिर दादाजी ने दे दिया, पिताजी ने दे दिया, उसके माता पिता ने, उसके दादा दादी ने, इन सब ने गोल्ड दे दिया। तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? क्या उनसे सबसे बिल मांगते फिरेंगे कि भाई अरे तुमने गोल्ड दिया, पहले बिल दो फिर बाद में गोल्ड दो? तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए बहुत से कोर्ट्स ने ये जजमेंट दिया, हाई कोर्ट्स ने ये जजमेंट दिया कि भाई ये लिमिट उसी लिए सेट की गई है कि भाई ये अनएक्सप्लेन्ड ही रहेगा। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई मेरे शादी में मुझे गोल्ड दिया मेरे सास ने, मेरे ससुर ने, मेरे पति ने, मेरे माता पिता ने, मेरे दादा दादी ने, नाना नानी ने, तो ये सब आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो इसीलिए उन्होंने एक जनरल बेंचमार्क दे दिया कि भाई ये 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम तक का गोल्ड जो है इट विल बी एज अ बेंचमार्क, इसको सीज नहीं करना है, पर उसको वहां तक ही सीमित मत रखो। उस इंस्ट्रक्शन को असेसमेंट में भी लेके आओ और जब आप रिटर्न और असेसमेंट कंप्यूट करोगे तब भी उसको कंसीडर करोगे इट इज एक्सप्लेन्ड, नो नीड टू एक्सप्लेन। बस वो वहां पे प्रूव हो जाना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि भाई अरे शादी में कुछ दिख ही नहीं रहा है, शादी में लव मैरिज हुए, दोनों भाग के आ गए और हम बोल रहे कि भाई शादी में हमको 500 ग्राम का गोल्ड आया। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो रिलेटेड फैक्टर्स प्रूव हो जाने चाहिए कि भाई हाँ शादी अरेंज मैरिज हुई है या मैं शादी में दिख रहा है। तो इस तरह से बहुत वियर्ड नहीं होना चाहिए। बट अदरवाइज अगर रीजनेबली हम प्रूव कर देते हैं तो इसके ऊपर अगर विद इन लिमिट है तो नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो ऐसे दो व्यूज हैं, दो कोर्ट्स के दो अलग अलग व्यूज, मतलब मल्टीपल जजमेंट्स है, अलग अलग कोर्ट्स के, अलग अलग ट्रिब्यूनल के, अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग जजमेंट्स आए हैं। तो ज्यादातर जजमेंट किसके फेवर में है कि भाई ये अगर विद इन लिमिट है, सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन के विद इन लिमिट है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सप्लेन्ड। मतलब ये इतना ग्रांटेड हो जाएगा कि भाई इतने ग्राम तक की ज्वेलरी है तो कोई टेंशन नहीं। और ये ग्राम में इंस्ट्रक्ट किए हैं उन्होंने। तो 1994 में जो इंस्ट्रक्शन आए थे वो ग्राम में मेंशन किया। मतलब ऐसा नहीं देखना कि प्राइस देखना है, जबकि प्राइस और आपकी प्राइस वो कुछ नहीं देखना है, इतने ग्राम तक का गोल्ड है तो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सप्लेन्ड। अब वो बस हमको ये बोलना है कि भाई हाँ शादी में आया है, एनिवर्सरी पे आया था, ये मुंह दिखाई पे आया था, ये एंगेजमेंट में आया था, ये बाद में एनिवर्सरी पे आया, फिर दादा ने दिया, दादी ने दिया, ये बस हमको इंस्ट्रक्ट कर देना है उनको। अनलेस वो हम अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं देंगे तो वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि भाई हाँ एक्चुअल में आया कहाँ से। तो इसीलिए फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पज हमको एक्सप्लेनेशन तो देना ही देना है। बट इट इज नॉट सो कि भाई एक्सप्लेनेशन एंड बिल नहीं है तो ये हो जाए, मतलब हमारा लिए वो ऐड हो जाएगा और हमारे लिए अलाउड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो बहुत से कोर्ट जजमेंट्स है, हाई कोर्ट के, गुजरात हाई कोर्ट का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, राजस्थान हाई कोर्ट का है, और बहुत सारे ट्रिब्यूनल ने भी ये जजमेंट दिया है कि भाई ज्वेलरी विद इन लिमिट स्पेसिफाइड बाय सीबीडीटी इज कंसिडर्ड एज रीजनेबल एंड एक्सप्लेन्ड। तो इस तरह से वो जो नंबर भले ही सर्च और सीजर के लिए थे, फिर भी उसको हमारे लिए एक्सप्लेन, मतलब अगर उतनी ज्वेलरी है हमारे पास में तो कोई टेंशन नहीं, उतना हम एक्सप्लेन कर देंगे, ओरली भी एक्सप्लेन कर दे तो भी चलेगा। अब एडिशनल क्या क्या हम प्रूव कर सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। अब इसमें आता है कि भाई वो इंस्ट्रक्शन जो है सीबीडीटी का इंस्ट्रक्शन है वो है फॉर ज्वेलरी, कि भाई इतने तक की ज्वेलरी है तो एक्सप्लेन, मतलब इतने तक की ज्वेलरी को सीज भी मत करो। और बाद में कोर्ट्स ने बोल दिया कि भाई इसको एक्सप्लेन पकड़ लो, मतलब इसको कुछ भी कंसीडर मत करो, इसको इनकम में मत ऐड करो। बट व्हाट अबाउट द बिस्किट कॉइन्स, गोल्ड बिस्किट और गोल्ड कॉइन्स? तो अगर ऐसा है तो वहां पर क्योंकि इंस्ट्रक्शन ने स्ट्रिक्टली ज्वेलरी बोला है, तो अगर गोल्ड कॉइन और अगर ये है बिस्किट है तो वो वापस अगेन इशू रहेगा।
तो अगर कॉइन्स और ये है तो ऐसा लगता है कि भाई वो सीज हो सकते हैं अगर विद इन लिमिट भी है तो, क्योंकि सिर्फ ज्वेलरी के लिए लिमिट है कि भाई ज्वेलरी पहनाने का कस्टम है, ज्वेलरी देने का, अंगूठी देने का, चेन देने का, सारे बैंगल्स देने का, ये देने का, ये सारा कस्टम है। कॉइन देने का कस्टम या फिर बिस्किट देने का कस्टम तो जनरली है नहीं, ट्रेडिशनल है नहीं। तो इसलिए अगर वो है तो वो सीज किया जाएगा, भले ही विद इन लिमिट है, भले ही विद इन लिमिट है तो भी वो सीज किया जाएगा। तो इसीलिए अगर विद इन लिमिट है तो भी उसको सीज करने का चांस है, वो सीज हो सकता है। फिर अगर मेरे ही ज्वेलरीज मैंने ज्वेलर के पास गया, पुराने ज्वेलरीज थे मैंने दे दिए और उसको गोल्ड कॉइन में या गोल्ड बिस्किट में कन्वर्ट किया, तो अगर ऐसा है तो हमारे पास में बकायदा उसका कन्वर्जन का या गोल्ड मेल्टिंग का या फिर वो जो भी हमने कन्वर्ट किया है बार बनाने का, उसका रिसीट होना चाहिए। अगर वो रिसीट है तो फिर भी वो ट्रीट हो जाएगा ज्वेलरी जैसा ही। अब मेरे पास में पुराने ज्वेलरी थे, मेरे दादी ने दिए थे, सास ने दिए थे, जो भी दिए थे किसी लेडीज को, तो वो पुराने ट्रेडिशन के थे या पुराने डिजाइन के थे जो कि नए इनको चाहिए नहीं, तो उन्होंने उसको मेल्ट किया और उसको बिस्किट बना के रख दिया कि भाई जब लगेगा तब यूज कर लेंगे। तो उसके लिए अगर रिसीट है तो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सप्लेन, नहीं तो ये ट्रीट नहीं होगा। अगर उनके पास में प्रूफ नहीं है तो वो कैसा समझेंगे कि भाई ये मेल्टेड है, ये हमने कन्वर्ट करके लिया है। तो इसके लिए हमारे पास में उसका रिसीट होना बहुत जरूरी है कि अगर हम कहीं पे गोल्ड कॉइन या बिस्किट पोजेस कर रहे हैं और वो मेल्ट किए हुए गोल्ड से है तो हमको उसका रिसीट लेना, ध्यान रखना है कि भाई इतना इतना दिया था हमने ज्वेलरी और उसका ये बना है, ज्वेलरी से गोल्ड बिस्किट और कॉइन बना है, ये हमारे पास में होना चाहिए, तो कोई टेंशन नहीं। फिर अगर ऐसा हो सकता है कि मैंने एक ज्वेलरी देके दूसरी ज्वेलरी बनाई है, पुरानी ज्वेलरी देके नई ज्वेलरी बनाई है, तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सारी नई ज्वेलरी दिख रही है अभी की, और हम बोल रहे कि 25 साल पहले मेरी शादी हुई थी उसमें आया था, या मेरे दादा ने उनकी शादी का मुझे गिफ्ट दिया था। ऐसा होता है ना, इनहेरिटेड जो होते हैं कुछ कुछ ज्वेलरीज देते हैं कि भाई आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो पास ऑन होते हैं कि भाई ये मेरे दादी ने मुझे दिया था इसलिए मैं आपको दे रही हूँ, तो इस तरह से जो पास ऑन होके आते हैं। तो ऐसे गोल्ड ज्वेलरी के लिए या ऐसे इसके लिए अगर नई नई दिखेंगी सब, तो कैसे प्रूव होगा? तो ये आसपास के सराउंडिंग एविडेंसेस से ये प्रूव भी होना चाहिए कि भाई हाँ मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई शादी का है, ये प्रूव होना चाहिए, ये तो सब नए दिख रहे हैं। तो उसके लिए अगर मैंने पुरानी देखी अगर नई बनाई है तो उसका भी कन्वर्जन का रिसीट चाहिए, तो भी वो एक्सप्लेन ट्रीट हो जाएगा। मुझे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ध्यान रखने हैं। है तो ज्वेलरी थी, उसी को मैंने कन्वर्ट करके नई ज्वेलरी बनाई है, तो उस नई ज्वेलरी के लिए कन्वर्जन जो हुआ है उसके लिए कुछ मेकिंग चार्जेस दिए ही हमने डेफिनेटली, उसका अगर रिसीट है तो काम बन जाएगा, उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब बहुत बार तो ज्वेलरी में डायमंड्स, वो बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स वगैरह इनबिल्ट होते हैं, तो क्या वो भी इसके लिए इस इंस्ट्रक्शन में एप्लीकेबल हो जाएंगे? तो नहीं, इसमें तो मेजरली उन्होंने क्या मेंशन किया है कि भाई गोल्ड ज्वेलरीज, तो गोल्ड ज्वेलरी के लिए है तो गोल्ड ज्वेलरी ही इसमें ट्रीट होगा। अब हमारे लिए क्या चीज ध्यान रखनी है कि भाई ये विद इन लिमिट भी है हमारे पास में गोल्ड, तो हमने उसके सराउंडिंग जो एविडेंसेस है वो ध्यान में रखने चाहिए। तो जैसे मैरिज में मुझे गोल्ड आया है, मैरिज में हमारी मैरिज हुई है और हमारे मैरिज का गोल्ड है, तो हमारे पास में मैरिज के कुछ फोटो होने चाहिए जिसमें ज्वेलरी पहनी हुई है। कहीं पे हम जो शो करते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं तो उसके भी कुछ फोटोज होते हैं। तो ऐसे कुछ 100% रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट्स ने काफी बार फेवरेबल जजमेंट इस बेसिस पे दिया है कि भाई यार हम कहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। और बहुत बार ये लेन देन की चीजें जो होती हैं ये विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द वॉल होती है कि भाई ये कोई पब्लिक में दिखाने की जगह नहीं होती है, पब्लिक में दिखाने की चीज नहीं होती है। तो ये पास ऑन कर दिया तो ये पास ऑन कर दिया, उन्होंने आपस की दोनों फैमिली बैठती है और इन्होंने मैंने अपने बेटे के लिए इतना दिया है, या मैंने अपने बेटे के लिए इतना दिया, या हमने अपने बहू के लिए इतना दिया, ये बस बता देते हैं और एक्सचेंज वहां पे ही हो जाता है। तो ये कोई पब्लिक डोमेन में नहीं होता है कि उसका हर बार फोटो ही मिलेगा। अगर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं और मेरा फैमिली स्टेटस और मेरा बैकग्राउंड ये जस्टिफाई कर देता है तो इट्स नाउ डिपार्टमेंट्स ड्यूटी कि ये प्रूव करो कि मैं गलत हूं। ऐसा हाईकोर्ट ने जजमेंट भी दिया गया है। तो हाईकोर्ट उस बेसिस पे भी काफी बार फेवरेबल भी रहा है, काफी बार अनफेवरेबल भी रहा है। बट ऐसा है कि भाई जब दोनों काइंड ऑफ डिसीजन होते हैं कि भाई एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल, तो वैसे केस में ज्यादातर डिपार्टमेंट जो है वो फेवरेबल जजमेंट का सहारा लेके एसएससी के फेवर में जजमेंट देते हैं। ये जनरल स्टैंडिंग ये होता है, उनका एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि भाई फेवरेबल और अनफेवरेबल है तो लॉ इज जनरली इन द फेवर ऑफ फेवरेबल जजमेंट्स, कि भाई फेवरेबल जजमेंट्स के फेवर में डिसीजन हो जाता है अगर फैक्ट उस तरह से है तो। अब ज्वेलरी होने के बाद उसमें बहुत बार डायमंड स्टोन वगैरह ये होते हैं,
तो डायमंड स्टोन वगैरह का क्या होगा, तो वो नहीं ट्रीट होगा, सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी ही ट्रीट होगी। स्टोन्स वगैरह उसको अलग कंसिडर किया जाएगा, उसको अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन होने के बाद कोई दिक्कत नहीं। अब मैरिज में मुझे गोल्ड आया है, तो मैरिज के गोल्ड के लिए हमने देखा कि भाई हमारे पास में वेडिंग के गेस्ट की लिस्ट होनी चाहिए, मतलब जो भी हम सर्कमस्टेंसेस एविडेंस दे सकते हैं, सराउंडिंग एविडेंस दे सकते हैं, फोटोग्राफ है, वीडियो शूटिंग है, जो भी है वो देके हम रीजनेबली अगर प्रूव कर दे तो हमारे लिए कोई इशू नहीं। बहुत बार फैमिली सेटलमेंट में आता है, अब हमारे फैमिली जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में अब सारे भाई अलग अलग हो गए, तो सारे भाई अलग अलग हो गए तो पेरेंट्स की जो ज्वेलरी थी या उनको जो उनके पेरेंट्स से मिली हुई ज्वेलरी थी वो सब में थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सेटलमेंट डॉक्यूमेंट बनता है कुछ के भाई हाँ तेरे लिए ये लैंड है, ये घर है, ये इतनी ज्वेलरी है, इतना ये है, ये तेरा है, ये तेरे लिए ये है। तो ये सेटलमेंट डॉक्यूमेंट भले ही इनफॉर्मल होता है, वो बहुत फैमिली में क्लोज फैमिली में होता है तो इनफॉर्मल होता है, बट इफ इट इज शोइंग दैट तो वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा कि मैं मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं मेरे पास में सिर्फ उतना ही 500 ग्राम या एक फैमिली के 950 ग्राम ही रहे। मेरे पास में अगर 1.5 किलो गोल्ड है और मैं ये प्रूव कर देता हूं कि भाई मेरे को इनहेरिटेंस से, मेरे दादा दादी से या वाइफ के दादा दादी से उन्होंने इस तरह से लॉकर में मेंटेन कर रखा था और वो मुझे यहाँ पे मिला है, तो वो भी एक्सप्लेन ट्रीट होगा। तो हमारे पास में बस हमको ये क्लियर थॉट रखना है कि भाई जहां जहां से भी गोल्ड आ रहा है उसका कुछ ना कुछ ट्रेल हमको बताते आना चाहिए कि भाई नहीं नहीं गोल्ड है हमारे पास में, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये चक्कर में नहीं जाना है। वेरी क्लियर, वेरी सेफ। हाईकोर्ट ने भी बहुत सेफली जजमेंट दी है कि भाई यार ये तो एक्सप्लेन है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कि हम शादी में बैठेंगे और हम बोलेंगे ससुराल वालों को कि भाई यार इसके बिल दो पहले, वो तो गोल्ड तो छोड़ो बेटी भी नहीं देगा हमको, तो ये हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। तो इसीलिए हमारे लिए ये है कि भाई हमने बस आसपास के सराउंडिंग एविडेंसेस जो है उसको बस एक्सप्लेन कर देना है, तो ये प्रूव हो जाएगा। फिर हमारे लिए इनहेरिटेंस क्या आता है, अब इनहेरिटेंस में कैसे प्रूव करेंगे। तो बहुत बार ऐसा होने के चांसेस है कि विल के थ्रू आता है, विल के थ्रू नहीं आ रहा है तो हमारे जैसे बड़ी फैमिली है तो वहां पे उनके पास में इतनी ज्वेलरी थी, ये पुरानी ज्वेलरी थी, तो उसके लिए लॉकर विकर भी मेंटेन होते हैं, तो लॉकर में हो सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मेरे शादी में मुझे आया ना उनके पास में कुछ भी नहीं था। तो ये लॉजिकली भी प्रूव हो जाता है कि भाई घर में अगर 2 जनरेशन है तो पहली जनरेशन का गोल्ड और दूसरी जनरेशन का गोल्ड तो वो तो रहना ही है। तो मतलब भले ही वो आज नहीं है, कि मान लो मेरे दादा दादी है नहीं, पर उनका 500 ग्राम और 100 ग्राम तो रहना ही है दादा दादी का, कि भाई लेडीज मैरिड मेंबर का और एक मेल मेंबर का। तो ये 600 ग्राम जाएगा कहाँ पे, हवा में थोड़ी इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये 600 ग्राम तो मेरे पास ही आना है। तो ओवर एंड अबव माय लिमिट ये 600 ग्राम भी अगर मैं प्रूव कर देता हूं तो ये भी एक्सप्लेन ट्रीट होगा, इवन दो आई डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट फॉर दैट। बट मेरे दादा दादी थे, इसका तो डॉक्यूमेंटेशन है, ये तो है प्रूफ कि भाई वो थे और वो अभी तक थे और उन्होंने जो उनकी ज्वेलरी थी वो मेरे पास में आई है। तो ये इस तरह से हमको ये सारा लॉजिकली प्रूव करना है, क्योंकि कोर्ट भी लॉजिकली जा रहा है और कोर्ट भी फेवर में है, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है कि भाई इसका क्या होगा। अब बहुत बार ये हो जाता है कि भाई असेसमेंट में ये आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई अरे इनका इनकम ही इतना नहीं, इतना ज्वेलरी कहाँ से प्रूव करूंगा मैं। मतलब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट के साइड का आर्ग्यूमेंट है कि भाई इनका इनकम ही नहीं है। मतलब जनरली फीमेल मेंबर के नाम पे अगर हाउसवाइफ है तो रिटर्न ही 0 जाता है, या सिर्फ टैक्स प्लानिंग के लिए कुछ तो भी दिखा देते हैं कि भाई हाँ इतना इतना 5 लाख विद इन बिलो टैक्सेबल लिमिट दिखा देते हैं और वो उसका कुछ एफडी कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये इतना ही इनकम है और इनके पास में 500 ग्राम कैसे प्रूव होगा। तो कोर्ट ने यहां पर भी जजमेंट दिया है कि भाई इट इज नथिंग टू डू विद इनकम, क्योंकि ये आया उसकी कमाई से थोड़ी है, उनकी कमाई से आया नहीं है। दिस हैज केम फ्रॉम हर स्त्रीधन, मतलब वैसे बोलेंगे कि स्त्रीधन का पार्ट है वो, कि भाई उनको मैरिज में मिला है, उनको एनिवर्सरी पे मिला है, उनका है वो, उनके दादा दादी से, हमारे दादा दादी से, नाना नानी से, हर जगह से, हर रिलेशन में ये देने का कस्टम रहा है, तो इसलिए उनको वहां से मिला है, वो कोई उनके इनकम से थोड़ी अर्न हुआ है। तो ये भी उनके फेवर में है कि भाई इवन दो इट इज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड, कोई इशू नहीं, मतलब ये इनकम के साथ मैच नहीं हो रहा है तो भी इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अनएक्सप्लेन्ड, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सप्लेन्ड ओनली। होप दोस्तों आपको गोल्ड कितना मैं होल्ड कर सकता हूं इसके रिलेटेड रीजनेबली क्लियरिटी आ गई होंगी। इसमें और भी कुछ डाउट है आपको तो आप बिल्कुल हमको लिखिए, हम उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों।